अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का लेक्चर है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अपन लेक्चर 7 में पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं कर सके थे, सॉलिड स्टेट। तो इसीलिए मेरे को एक और लेक्चर बनाना पड़ा। तो चलिए ये लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसको भी ख़त्म करते हुए आज पूरा चैप्टर इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करेंगे। सॉलिड्स जो है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज बहुत वेरियस रेंज में वेरी मतलब पोजेस करते। अब जैसे कि कंडक्टिविटीज देख लो कैसे रहते हैं इन लोगों के। कंडक्टिविटीज में दिखा देता हूँ। कंडक्टिविटी की रेंज जो रहती ना इनकी 10⁻⁻20 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी का यूनिट है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो है ना, कंडक्टिविटी का यूनिट है। ये आप लोगों को अभी नहीं, बाद में मालूम होता फिजिक्स में, सेकेंड ईयर में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज यूनिट फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी का यूनिट है, इसको याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो, कंडक्टिविटीज अपन डिस्कस करें अभी। ठीक है, ये रहती कंडक्टिविटी की रेंज इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स भी थ्री टाइप्स के रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटीज। पहला टाइप जो रहता वो रहता कंडक्टर्स। पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को बोलते हैं कंडक्टर्स। सेकेंड इंसुलेटर्स एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेमीकंडक्टर्स। तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले तो कंडक्टर्स जो कि हाईली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जिनका रेंज जो रहता ना 10⁻7 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रहता। ठीक है, इन लोगों का रेंज ये रहता 10⁻4 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में रहते इनकी कंडक्टिविटी की रेंज कंडक्टर्स की। इन लोग जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते सॉलिड अपने आप से। ठीक है, और मेटल्स का जो रहता ना, मेटल्स की कंडक्टिविटी हाईएस्ट रहती 10⁻7, इसीलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर्स बोलते। 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है मेटल्स की कंडक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। अब बात करेंगे इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स में अपने पास है रेंज जो रहती इंसुलेटर्स की वो रहती 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में इनकी कंडक्टिविटी की रेंज रहती। मतलब बहुत बहुत बैड कंडक्टर्स रहते। सबसे लास्ट जो रेंज रहती वो रेंज रहती इंसुलेटर्स की। ठीक है, इन लोग मतलब ज़रा भी कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि वुड है, ठीक है, वुड वुड से ज़रा भी कंडक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वुड से करंट पास ही नहीं होता। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स में। ये वो सॉलिड्स रहते हैं जिनके कंडक्टिविटीज जो रहते हैं ना वो इंटरमीडिएट में रहते, जैसे कि आप लोग है अभी इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब बीच में रहते हैं ना, पूरी तरह से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ना पूरी तरह से उसको स्टॉप कर देते, थोड़ा बीच में रहते। ठीक है, इंटरमीडिएट है। इन लोगों की रेंज क्या रहती है बोले तो 10⁻⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में रहती रेंज इनकी। 10⁻⁻6 टू ये 10⁻+4 है। ठीक है, 10⁻⁻6 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में रहती सेमीकंडक्टर्स की रेंज इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, अब बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसा पास होती उस पर बात करेंगे। ठीक है, एक कंडक्टर जो है ना, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कैसा कंडक्ट करता बोले तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर मूवमेंट ऑफ आयंस रहना। ठीक है, मूवमेंट हुआ तो ही करंट पास होता ना। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस का मूवमेंट होना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती मेटल में। ठीक है, अब मेटालिक कंडक्टर्स जो रहते हैं ना वो
जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सॉलिड्स में कंडक्ट करते हैं और साथ में मोल्टन स्टेट्स में भी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड्स एंड मोल्टन स्टेट दोनों में भी, जब पिघले हुए रहते हैं तभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मेटल्स, ठीक है, सॉलिड्स में भी और सॉलिड स्टेट में भी मोल्टन स्टेट में भी। अब मेटल्स की कंडक्टिविटी जो है ना, नंबर ऑफ वैलेंस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स पर एटम पे डिपेंड करती। किस पे डिपेंड करती? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, अवेलेबल पर एटम, अवेलेबल पर एटम, पर एटम। तो देखो मैं इतना पूरा यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग को भी थोड़ा टाइम मिल जाना, मतलब नोट्स बनाने के लिए। नोट्स में कम से कम शॉर्ट नोट्स तो भी बना लेना आप लोग के, जो भी मतलब मैं बोल रहा हूँ उसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ज़रा नोट कर लेते हुए चल रहे, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों को कुछ बाद में फ़ायदे में आता है। ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स मत बनाओ लेक्चर के, छोटे नॉर्मल, जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट को नोट कर ले सकते हैं। और क्या है, ये ऐसा मतलब छोटे छोटे वर्ड्स में लिखते जाओ भाई, पूरा लंबा भी एग्जैक्ट डेफिनेशन में नको, ऐसा थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। अब ये बहुत बेसिक बात है, ये नहीं भी लिखे तो चल जाता, ठीक है। तो वैसा इम्पोर्टेंट चीज़ें तो भी कम से कम आप लोग नोट कर लेना अपने बुक्स में, ठीक है। अगर इसमें लेक्चर देखते हुए मुश्किल हो रही बोले तो पीडीएफ नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ नोट्स की, उसमें से बाद में कॉपी कर लेना पूरे, ताकि बार बार आपको फ़ोन खोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ना नोट्स के लिए बोल के, ठीक है। तो नोट्स भी आप वो पीडीएफ जो रहता है ना उसमें से कॉपी कर लेना जब का जब इच इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कई को बोलते हो आप अगर लेक्चर के एकदम बाद अगर नोट्स खोल लिए तो आपको याद रहता कि यहाँ पे मैं ये बोला था, इसीलिए आपको ऐसा करने का है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बोल के, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा नोट कर लेते हुए चलना है। अब इसके आगे बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो रहते हैं मेटल एटम्स में, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते, जो कि एनर्जी तो नियरली सेम रहती, जिससे बैंड बनता है, ठीक है, बैंड बनता। और अगर ये बैंड पार्शियली फिल हो गया या फिर ओवरलैप्स हो गया हायर एनर्जी लेवल से, देखो ये मैं पिक्चर में यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखो ये बैंड्स के बारे में है यहाँ पे, ठीक है, जो कि फॉर्म होते ना, तो वो बैंड्स के बारे में यहाँ पे है। पार्शियली फिल्ड बैंड कैसा रहता, ओवरलैप करते वक्त बैंड्स कैसे रहते, ये मेटल के बारे में है, ठीक है। अभी अपन मेटल का ही पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बैंड्स मतलब जो है ना ये फॉर्म होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो रहते हैं ना मेटल्स एटम के, मेटल एटम्स के, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो उन लोग एनर्जी में बहुत क्लोज रहते हैं, इसीलिए बैंड्स बन जाते हैं, बॉन्ड्स नहीं बैंड्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बैंड पार्शियली फिल्ड है, अगर बैंड पार्शियली फिल्ड है या फिर जो है ना ओवरलैप कर रहा, ठीक है, ओवरलैपिंग है, तो जो है ना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी हो जाता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी हो जाता, जिससे उन्हें गुड कंडक्टर बन जाता मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी होने से गुड कंडक्टर बन जाता मेटल, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर because flow of electrons become easier, ठीक है। ये देख लो यहाँ डबल एरो मारो, हाँ। अब ये पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पार्शियली फिल्ड बैंड है, ठीक है, और यहाँ पे इन्हें ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, ये एक पूरा एम्प्टी बैंड है और ये मतलब फील्ड बैंड है, ठीक है। तो इन लोग ओवरलैप कर ले रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं या फिर पार्शियली फिल्ड है, तो जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी हो जाता, जिससे कि उन लोग गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं मेटल्स, ठीक है। अब ओवरलैप भी ना कैसा करता बोले तो, जो पार्शियली फिल्ड बैंड है ना, उन्हें हाई एनर्जी वाले बैंड से ओवरलैप करता, जिसमें
अनऑक्यूपाइड कंडक्शन है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऑक्यूपाई करे हुआ नहीं, एम्प्टी है, ठीक है, तब ऐसे से ओवरलैप करता हूँ। और अगर if the gap between filled valence band and the next unoccupied band is large, electrons cannot jump to it and such a substance has very small conductivity and behaves as an insulator। अब यहाँ पे देखो, इसी डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा गैप है, ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बैंड्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप रहा तो वो इंसुलेटर रहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल मुश्किल हो जाता बैंड्स की इतनी डिस्टेंस की वजह से, बीच में कहीं तो भी खेलना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे देखें तो एकदम डायरेक्ट झट 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 चले जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो इजी रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। बोलने की बात ये है, कंडक्शन कैसा होता है, मतलब फ्लो अगर जितना इजी रहा उतना अच्छा कंडक्टर है, बोले वैसा ना, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स में सबसे ज़्यादा अच्छा है फ्लो, इंसुलेटर्स में सबसे ख़राब फ्लो है, बिकॉज इतना ज़्यादा एनर्जी गैप है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा मीडियम एनर्जी गैप है, थोड़ा ही एनर्जी गैप है कंपेयर टू इंसुलेटर्स एंड मेटल्स। इंसुलेटर्स से तो कम ही है गैप, और मेटल्स से ज़्यादा है। मेटल्स में तो गैप ही नहीं है बिल्कुल भी, ओवरलैप ही कर रहे हैं डायरेक्ट लोग। गैप भी यहाँ पे देखो, गैप तो छोड़ो, ज्वाइन भी नहीं कर रहे लोग, ओवरलैप ही कर ले रहे हैं डायरेक्ट। मेटल्स का वैसा है हिसाब, यहाँ पे थोड़ा फिर भी गैप है, यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा गैप है, इसीलिए टोटली इंसुलेटर्स हैं इन लोग। यहाँ पे छोटा सा गैप है, ठीक है। तो ऐसा रहता, ये रहता बेसिक डिस्टिंक्शन इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स का। मेटल्स मतलब बेसिकली गुड कंडक्टर्स। अब बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी, यहाँ पे देखो ऐसा होता कि ये जो बैंड्स रहते हैं ना, अभी अपन देखे बैंड्स में थोड़ा डिस्टेंस रहता, जिसकी वजह से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स जा सकते, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो करते, समवॉट कंडक्टिविटी शो करते हैं लोग, समवॉट कंडक्टिविटी, ठीक है, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी रहती इसमें। तो अब ये जो कंडक्टिविटी रहती ना, ये टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल रहती, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। बिकॉज ज़्यादा टेम्परेचर रहा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रैवल कर सकते, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते, ठीक है, पास हो सकते, इसीलिए टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये देख लो एक बार, इसको लिख के रख लो, ज़्यादा काम में आता है। हाँ, तो अब देखो ऐसा होता। अब फिर जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जैसे सब्सटेंसेस है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन Si, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम Ge, ठीक है। ये दो जो है ना, इन लोगों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इन लोग जो है ना आसानी से उतना इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करते, इसीलिए उन लोगों को इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की, वो प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का बहुत लो प्रैक्टिकल यूज रहता, इसीलिए उनको डोप कर देते दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ये पहले क्या है, इंट्रिंसिक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स को बाद में आपको SC लिखना पड़ता है, उतना लंबा लिखना टाइम नहीं रहता ना, इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स रहते। और इनको अगर कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम को अगर कोई एलिमेंट के, कोई भी XYZ एलिमेंट है, उसके साथ ऐड करे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो ये जो प्रोसेस रहता है इसको बोलते हैं डोपिंग, इसको बोल देते हैं डोपिंग, ठीक है। डोप कर देना मतलब उसको डोप कर देना कोई दूसरे एलिमेंट के साथ। अब देखो डोपिंग जो है ना, ऐसी इम्प्योरिटी के साथ कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसको इम्प्योरिटी बोलते हैं, जो भी ऐड कर रहे हैं ना आप, इसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। ये इम्प्योरिटी जो रहती है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच रहना, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहना, बहुत इलेक्ट्रॉन से अमीर रहना है, ओके। या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहना कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन या जर्मेनियम, उन दोनों में कंपैरिजन में, मतलब या तो ज़्यादा रहना इलेक्ट्रॉन्स या फिर कम रहना, ऐसे इम्प्योरिटीज़ को जो है ना, ऐसे इम्प्योरिटीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स लाते, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे।
पहले तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ए, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। अब देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, पहली बात पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन और जर्मेनियम 14th ग्रुप के, ठीक है, 14th ग्रुप एलिमेंट्स है सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों भी 14th ग्रुप एलिमेंट्स है बराबर। अब 14th ग्रुप एलिमेंट्स है तो इन लोग जो है ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इनकी वैलेंसी 4 है, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है मतलब +4 वैलेंसी है इनकी, ठीक है। अब इनके क्रिस्टल्स में एक एटम जो है ना 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, इनके जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो क्रिस्टल्स रहते हैं ना, इसमें हर एटम, हर सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम जो है ना 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता, ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता अपने नेबर्स के साथ। अब इन लोगों को अगर ग्रुप 15 एलिमेंट से डोप कर दिए, जैसे कि फॉस्फोरस या फिर एस्टेटीन है, फॉस्फोरस या एस्टेटीन जैसे एलिमेंट्स है जो कि ग्रुप 15 के है, 15 ग्रुप के है, तो ऐसे एलिमेंट से अगर इनको डोप कर दिए जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो इन लोगों जो है ना थोड़े लैटिस साइट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के। 4 लैटिस साइट जो है ना यूज होते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन में, 5 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज होते हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब 4 सिलिकॉन एटम्स है तो 4 एटम्स यूज होते हैं 5 में से, ठीक है। और जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है इनके पास, वो जो है ना डीलोकलाइज्ड बन जाता, इधर जो 5th एटम रहता ना यहाँ पे, 5th इलेक्ट्रॉन जो रहता ना, 5th इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज्ड हो जाता, डीलोकलाइज्ड एटम बन जाता, ठीक है, 5th इलेक्ट्रॉन से 5th इलेक्ट्रॉन। अब ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं डोप सिलिकॉन, सिलिकॉन डोप हो गया, ठीक है, तो डोप्ड सिलिकॉन बोल सकते हो उसको, डोप्ड सिलिकॉन है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए, अब इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो क्या हुआ, इससे कंडक्टिविटी बढ़ गई उसकी, कंडक्टिविटी जो थी ना उसकी पहले कम थी, मगर इलेक्ट्रॉन्स आने से अब इलेक्ट्रॉन्स का पासेज थोड़ा इजी हो गया, इसीलिए कंडक्टिविटी बढ़ गई उसकी, तो ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये काम करते, ओके। सिलिकॉन एटम का यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये जो इमेजेस है ना इसका मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। अब कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हुई, बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसीलिए सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से डोप करे तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से डोप करे ना तो इसको क्या बोलते हैं मालूम, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से डोप किया गया हो, अपने जो मेन एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से अगर डोप करे तो वो रहता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। ये बात अच्छे से याद रख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। और फिर उसके बाद अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज के बारे में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज में अपने पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम को जो है ना ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ भी डोप कर सकते हैं आप। ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोले तो जैसे कि अपने पास यहाँ पे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
ऐसे ऐसे जो है ना ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहते, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते, राइट। तो इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते। अब जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता वो मिसिंग इलेक्ट्रॉन रहता ना, उसको इलेक्ट्रॉन होल बोलते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल, वो मिसिंग जगह को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब सिलिकॉन के पास 4 वैलेंसी है, उन्हें जो है ना मतलब 3 ऑक्यूपाई कर लिया इलेक्ट्रॉन, मगर एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन होल भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होल भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन होल बोला जाता, इसीलिए अपन उसको ही कंसिडर करेंगे, वही फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन होल को फिल करा, मगर इससे क्या होता है बोले तो इलेक्ट्रॉन होल ओरिजिनल पोजीशन पे मतलब वैसे स्टेबल हो जाता ना भाई वो, ठीक है। ये देखो ये सिलिकॉन का परफेक्ट क्रिस्टल है ऐसा, ठीक है, ऐसा रहता है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है ना ऐसे ही रहता, ये देख लो ये पूरा ऐसा है, परफेक्ट क्रिस्टल है ये, ठीक, मतलब परफेक्ट क्रिस्टल ऐसा रहता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इन्हें ऐसा हो जाता और पी टाइप में ऐसा हो जाता। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज ऐड हुए तो ये पी टाइप हो जाता कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड हुई तो। ऑफ कोर्स इन लोगों का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है, इसीलिए इन लोगों को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते। अब ऐसा मतलब जैसा कि मैं बोला कि अगर वो वापस कोई इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पे डाल दिए तो पहले के जैसे हो जाता, ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन होल को जो है ना दूसरी डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में ढकल दिए बोले वैसा होता, मतलब जहाँ पे उन्हें फिल हुआ उससे दूसरी डायरेक्शन में ढकल दिए बोले वैसा होता इलेक्ट्रॉन होल को, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब समझो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गया उधर इलेक्ट्रॉन होल बन जाता, राइट, बात समझ रहे ना आप, ऐसा रहता। अब फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये एटम, ये सिलिकॉन एटम है, इन्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया बोरॉन को, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इन्हें स्टेबल हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट रह गया, ये इधर बन जाता, फिर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होल इधर बन जाता फिर, ठीक है। तो वैसा होता, इलेक्ट्रॉन होल तो रहता ही, ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स के थ्रू, लेकिन ऐसा दिखता कि इलेक्ट्रॉन होल्स पॉजिटिव चार्ज है और उन लोग नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाती, इसीलिए ये हो जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये बेसिकली जो है ना कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए रहते पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं लोग, कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सॉलिड्स के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे अब। तो पहले तो भाई एक ये बात समझ लो कि हर सब्सटेंस में जो है ना थोड़ी तो नहीं तो थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ का ओरिजिन जो रहता है ना, ओरिजिन मतलब इन लोगों का एकदम स्टार्ट ये क्यों रहता बोले तो अस्तित्व में क्यों है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में है इनका ओरिजिन, इनकी शुरुआत इलेक्ट्रॉन्स में है, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम के अंदर का हर इलेक्ट्रॉन एक छोटे मैग्नेट के जैसा बिहेव करता, ठीक है। ये एटम है, एटम का मैग्नीफाइड और स्ट्रक्चर देखे तो कैसा रहता, उसमें एक न्यूक्लियस रहता, उसके अतराफ इमेजिनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते, ठीक है। तो उनका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स है और चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट से जो है ना करंट भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
दो तरह के मोशन से मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता ना वो पैदा होता। अब कौन से दो तरह के, यहाँ पे ये फिगर में है, देखो ये फिगर में, इसमें यहाँ पे दो तरह के दिए हुए हैं मूवमेंट्स जिससे कि मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो। पहला एटॉमिक न्यूक्लियस जो रहता ना उसके अतराफ जो एटम रोटेट करता उसको, वो एक मूवमेंट हो गया। और एक क्या रहता, दूसरा रहता कि आपका ये वाला, जब इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में ही जो है ना स्पिन होते रहता ना, स्पिन होते रहता इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में। इमेजिनरी जो ऑर्बिट रहता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अतराफ रिवॉल्व करता, उन्हें उसके खुद से भी स्पिन होते रहता, ठीक है, तो वो मूवमेंट भी रहता उसमें। तो ये दोनों मूवमेंट से जो है ना अपना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और ऐसे मोशंस के अंडर उन्हें जाने से एक करंट का लूप बना देता जिससे कि मैग्नेटिक मोमेंट बनता। अब हर इलेक्ट्रॉन का एक परमानेंट स्पिन है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट रहता उसके साथ, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जो रहता ना इसका बहुत छोटा रहता ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा रहता। और बोर मैग्नेटॉन नाम के यूनिट से इसको मतलब वैल्यू निकालते। बोर मैग्नेटॉन जिसको रिप्रेजेंट करते न्यू सफिक्स बी से, ये न्यू है इसका नाम, सफिक्स बी यहाँ पे लगाए थे, कैपिटल बी है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन इसका जो वैल्यू रहता ना बोर मैग्नेटॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज इक्वल टू 9.27 टाइम्स 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर में रहता है, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो आप लोगों को वैसे आगे फिजिक्स में आता है, लेकिन मैं बोलूँ मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता ना उसका फॉर्मूला रहता m इज इक्वल टू NIA। इसमें n नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वैसा रहता, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ स्पिन्स रहता, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता, नंबर ऑफ स्पिन्स रहता, ठीक है, कितने स्पिन्स रहते वो डिटेल में आपको जब समझ में आता, पर इसको छोड़ो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये करंट रहता I करंट रहता, और A जो है ना एरिया रहता, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, करंट का यूनिट एम्पियर, एंड नंबर ऑफ स्पिन्स का कोई यूनिट नहीं रहता, इसीलिए एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है ना इसका मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बन के आता है। ये वैसे फिजिक्स का है कॉन्सेप्ट, मैं अभी सिर्फ यूनिट के लिए बता दिया आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। मैग्नेटिज्म जब स्टार्ट होता है ना जब समझ में आ जाता है ये डिटेल। ओके, ये था न्यू सफिक्स बी बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट रहता, ठीक है। नॉर्मली जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं उसका जो यूनिट वैल्यू रहता है मैग्नेटिक मोमेंट का वो रहता है ये न्यू सफिक्स बी बोर मैग्नेटॉन 9.27 इंटू 10⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सब्सटेंसेस को जो है ना 5 कैटेगरीज में डिवाइड करें, सॉलिड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करें, ठीक है। 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। कौन सा है वो 5 कैटेगरीज, एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले है अपना पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म ये मैग्नेटिज्म का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म। दूसरा आता अपना डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, डायामैग्नेटिज्म है। फिर नंबर 3 पे आता आपका फेर्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, फेर्रोमैग्नेटिज्म। ये देखो ये VSCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी में, जो मैग्नेटिज्म है ना, फेर्रोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, और भी है आगे दो,
एक और एक रहता अपना, ये तो हो गया फेरोमैग्नेटिज्म। एक रहता एंटी फेरो, ठीक है, एक एंटी फेरो रहता, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और एक रहता फेर्री मैग्नेटिज्म बोल के, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, फेर्री मैग्नेटिज्म, फेर्री मैग्नेटिज्म, फेर्री मैग्नेटिज्म बोल के रहता। नंबर 5 है वो, लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले ये चारों ये डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, सबसे पहले पैरामैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। ये जितने भी मैग्नेटिज्म है ना, एंटी, डाया, पैरा, फेरो और फेरी, इन लोगों के पांचों भी आपको VSAQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीए में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट हो गया VSAQs के लिए। सॉलिड स्टेट से देखा जाए तो आप लोगों को एक ब्रैग्स इक्वेशन रहती इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और क्या रहता मालूम इम्पॉर्टेंट, ये इसके VSAQs रहते, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट जो है ना, वो दोनों इंपॉर्टेंट रहते VSAQs के लिए। और ये पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो, ये सब रहते हैं VSAQs के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब पहले पैरामैग्नेटिज्म डिस्कस कर लेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ना, बहुत वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड रहते, वीकली अट्रैक्ट होते लोग, वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड होते, ठीक है। मतलब इनका जो मैग्नेटाइजिंग पावर रहता है वो बहुत कम रहता है, बहुत स्लो, मतलब अब इन लोगों को इन लोगों का जो है ना, सेम डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड रही तो मैग्नेटाइज होते, ठीक है। इन लोगों का मैग्नेटिज्म जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बगैर नहीं रहता ज़रा भी। इन लोगों का वो बिल्कुल भी नहीं रहता, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता मैग्नेटिज्म इन लोगों का खुद का। अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो फिर भी थोड़ा बहुत मैग्नेट जैसा बिहेव कर सकते। पैरामैग्नेटिज्म जो है ना, एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्टेड है, उसकी वजह से रहता पैरामैग्नेटिज्म। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं O2 का और CO2 प्लस का, इसमें पूरा में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, देखो आयरन 3 प्लस का और साथ में अपने क्रोमियम 3 प्लस का, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इन सब्सटेंसेस के, ठीक है। अब डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। डायामैग्नेटिज्म में ये लोग वीकली रिपेल्ड रहते, ठीक है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देख लो सिंपल डिफरेंस है, रिपेल्ड रहते, वीकली रिपेल करते इन लोग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो है ना, ऐसे एग्जांपल्स है थोड़े, H2O है और NaCl है, बेंजीन है, बेंजीन मतलब C6H6, इसको बेंजीन बोलते हैं, तो ये बेंजीन भी है इसमें। ये इसके एग्जांपल्स हैं। इन लोग वीकली मैग्नेटाइज रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में रही तो, ठीक है। अब डायमैग्नेटिज्म जो है ना, ऐसे सब्सटेंसेस में शो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेड है और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इधर बोले तो ये क्यों होता पैरामैग्नेटिज्म, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है बोल के होता। यहाँ पे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है बोल के होता है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिज्म शो करता, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिज्म शो करता, ठीक है। इसको कहीं और लिख देना बेटर है। डायमैग्नेटिज्म का कैसा आता, मतलब अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेड है तो डायमैग्नेटिज्म शो करता सबसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जो रहती ना, उसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देती और उनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाता है एक तरह से, इसीलिए वीकली रिपेल करते हैं उनको। फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें जो है सब्सटेंसेस रहते हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल और CrO2, ऐसे बहुत से दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ एक एक करके लिख देता हूँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम डाइऑक्साइड दिया हुआ है और इसके लिए कोई अच्छा सा कलर ले लेंगे। हाँ, अब इन लोग जो है ना वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, एकदम मतलब अब देखो यहाँ पे आयरन लिखे हुआ है तो समझ जाओ मतलब कितने स्ट्रांग रहते उन लोगों का मैग्नेटिज्म। स्टील की कोई भी चीज़ रहती वैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फेरोमैग्नेटिज्म रहता समझ, ठीक है। और ये सब्सटेंस जो है ना परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रहते हैं, इनको कोई मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं रहती। और सॉलिड स्टेट में इनके मेटल आयंस जो रहते हैं ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, ये एक साथ ग्रुप हुए हुए रहते थोड़े छोटे रीजन्स में, जो रीजन्स को क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते, ठीक है। डोमेन्स में इन लोग रहते, डोमेन्स रहते इनमें, वो डोमेन्स में जो है ना मेटल आयंस पूरे ग्रुप होके रहते, एक साथ एकजुट होके डोमेन में रहते। इसीलिए हर डोमेन जो है ना एक छोटे मैग्नेट के जैसा एक्ट करता। एवरी डोमेन इज acts as a tiny magnet, every domain acts as a tiny magnet, acts as tiny magnet, ठीक है, हर डोमेन एक छोटे मैग्नेट के जैसा एक्ट करता, राइट। तो अब ये सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाले तो इनके सारे डोमेन्स जो है ना एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का दिया हुआ है, पूरे डोमेन्स जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, ये यहाँ सारे के सारे अपवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, जो कि डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पूरे डोमेन्स जो है ना वही डायरेक्शन में रहते जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहती, राइट। अब ये डोमेन्स का ऑर्डर जो है ना परसिस्ट करता है जब मैग्नेटिक फील्ड हटा देते और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ना परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते। अब बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे, जिसमें आते आपके MnO, ठीक है, मतलब मैंगनीज ऑक्साइड, MnO इसको बोलते मैंगनीज ऑक्साइड, ये रहता एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका डोमेन स्ट्रक्चर जो है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के सिमिलर ही रहता, बट इनके जो डोमेन्स रहते वो ऑपोजिटली ओरिएंटेड रहते और उन लोग ना एक दूसरे को कैंसिल कर लेते, जिससे जो है ना एक तरह से जीरो हो जाता है नेट मोमेंट, ठीक है। अब समझो एक डोमेन का इस तरफ है डायरेक्शन तो एक डोमेन का इस तरफ रहता है, इस तरह से दोनों कैंसिल हो जाते ना, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट होने से दोनों कैंसिल हो जाते, इसीलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है वो नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे है देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही, यही है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, एक डोमेन इस तरफ अपवर्ड जा रहा है, एक डोमेन ऑपोजिट, एक डोमेन अपवर्ड, एक डोमेन ऑपोजिट। अब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, ऐसा करने से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है इसका वो जीरो निकल रहा, ठीक है। ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का रहता है। अब बात करेंगे फेर्री मैग्नेटिज्म की। ये मैग्नेटिज्म कब आता, जब मैग्नेटिक मोमेंट्स जो रहते हैं ना पैरेलल में अरेंज होके रहते और एंटी पैरेलल में, ये अनइक्वल नंबर्स में अगर एंटी पैरेलल में हुए तो उन लोग वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की कंपेयर्ड टू फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस थोड़ा वीक अट्रैक्टेड रहते हैं लोग। अब जैसे कि यहाँ पे सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, Fe3O4 एंड MgFe2O4। ये एक जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हो इसको, और उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेगा। और ZnFe2O, ZnFe2O, ठीक है, ZnFe2O4, O4, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस है इनके एग्जांपल्स। ये सब्सटेंसेस जो है ना फेरोमैग्नेटिज्म लूज करके पैरामैग्नेटिक बन जाते जब हीट करे जाए, ठीक है। अगर ये सब्सटेंसेस को अगर आप हीट कर दिए, ऑन हीटिंग
they lose ferromagnetism and become पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हीट करने पे इन लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से पैरामैग्नेटिक बन जाते, मतलब बहुत वीकली अट्रैक्टेड रहते। ठीक है, और इन लोगों का अट्रैक्शन जो है ना वैसे भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से थोड़ा कम ही रहता है इनका कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओवरऑल कम नहीं रहता, बस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से फेर्री मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कम रहता अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यहाँ पे देख लो, ये दो पैरेलल है, इन्हें एक ऑपोजिट आ गया, ये दो सही जा रही, इनों पलट गए वापस। ठीक है, तो ऐसा रहता है, एंटी पैरेलल या पैरेलल बोल सकते हैं इसको, जिससे कि जो है ना ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में देखो पूरे सही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पे देखे तो आधे से ज़्यादा तो कैंसिल हो गए, ये थोड़े ही जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसीलिए इनका मैग्नेटाइजिंग पावर ना कम हो जाता कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म। और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में तो सबसे कम, समझो। ठीक है, इसी के साथ गाइस चैप्टर ख़त्म। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक पहला चैप्टर अपना ख़त्म हो गया 12th क्लास का। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है अपना सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से अपन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सॉल्यूशंस चैप्टर के लिए रेडी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।